प्रकाश के परावर्तन का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो नहीं देखे हैं सबसे पहले जाके पहला वीडियो देख लीजिए। तो पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के गुण। ठीक है, आज हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिक ने क्या क्या चीज बोले हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे लाल कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा, आप उस वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए 19वीं शताब्दी के पहले तक, 19वीं शताब्दी के पहले तक, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1899 तक। ठीक है, 1899 तक इसको बोलते हैं 19वीं शताब्दी। ठीक है, जैसे अभी चल रहा है 2020, तो 2020 कौन शताब्दी है? 2020 जो है 21वीं शताब्दी है। माने कि जिस साल से प्रवेश कर जाते हैं उसका एक बाद का शताब्दी होता है। जैसे 1800 प्रवेश कर गए हैं तो ये शताब्दी कहलाएगा 19वीं। जैसे 2020 है, 2000 प्रवेश कर चुके हैं तो ये शताब्दी कहलाएगा 21वीं। तो 19वीं शताब्दी के पहले तक का मतलब 1899 तक। ठीक है, तो 1899 तक प्रकाश को कण के बहाव के आधार पर देखा जाता है। मतलब प्रकाश किस तरह गमन करता है, जिस तरह कण का बहाव गमन करता है उस तरह के हिसाब से प्रकाश को समझा जाता था। उसी के आधार पर एक वैज्ञानिक था न्यूटन। वैज्ञानिक का नाम न्यूटन का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले इतना समझिए कि 19वीं शताब्दी के पहले तक माने 1899 तक प्रकाश को कण के बहाव के हिसाब से देखा जाता था। ठीक है, उसी के आधार पर न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन की निकाग मतलब वर्णन किया है, नियम दिया है। अभी आप लोग पहला चैप्टर आप लोग का है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर आपका है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों नियम जो दिया है किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। किसके हिसाब से? प्रकाश के कण के बहाव के हिसाब से। इस हिसाब से उन्होंने दोनों नियम दिए हैं, प्रकाश का परावर्तन का भी, प्रकाश का अपवर्तन का भी। ठीक है, अब देखिए कुछ वैज्ञानिक के देख लीजिए। हाइगेन नामक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हाइगेन। ठीक है, हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1678 ईस्वी में, ठीक है, हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने 1678 ईस्वी में सबसे पहले बताया था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? एक तरंग के रूप में। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसका कोई मतलब सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए। सिर्फ उन्होंने क्या किया, इस चीज को बोला कि प्रकाश किस रूप में गमन करते हैं, किस रूप में कार्य करते हैं, तरंग के रूप में कार्य करते हैं। इसका कोई सिद्धांत नहीं दिया, इसीलिए इसके बाद को उतना मान्यता नहीं मिला। लेकिन इसी बात को थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में सिद्ध कर दिया और उन्होंने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस यंग ने। कब दिया? 1801 ईस्वी में। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश किस रूप में कार्य करते हैं? तरंग के रूप में कार्य करते हैं। इस पॉइंट को एक बार और समझ लीजिए कि सबसे पहले हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उन्होंने सिद्ध नहीं किया। सिद्ध किसने किया? थॉमस यंग ने। कब? 1801 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने 1873 ईस्वी में, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने 1873 ईस्वी में बताया प्रकाश जो तरंग के रूप में गमन करते हैं। देखिए 1801 ईस्वी में सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश तरंग है। उसके बाद 1873 ईस्वी में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश का जो तरंग है, इस तरंग की आवृत्ति, पहला वीडियो में बता चुके हैं, तरंग में जो होता है क्या होता है? आवृत्ति होता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो तरंग होता है इसकी आवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है? हाई होती है, बहुत ही उच्च होती है। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी आवृत्ति जो है बहुत ही हाई है, बहुत ही उच्च है। तो इस बात को भी उन्होंने सिद्ध नहीं किया, तो इस बात को भी उतना मान्यता नहीं मिला था। सिद्ध किसने किया? तो 1887 ईस्वी में हर्टज नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग को सिद्ध कर दिया था थॉमस यंग ही, लेकिन वो तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो उच्च आवृत्ति का तरंग है। इस बात को बोला कौन? बोला मैक्सवेल, लेकिन उन्होंने सिद्ध किसने किया? सिद्ध किया था हर्टज नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1901 ईस्वी में मैक्स प्लैंक ने बताया प्रकाश जो होते हैं कण के हिसाब से कार्य करते हैं और उस कण में ऊर्जा होते हैं। तो प्रकाश कणों में विभाजित होते हैं, मतलब कण के रूप में कार्य करते हैं और उस कणों में क्या होते हैं?
ऊर्जा होते हैं और उसी ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। कुल मिला के प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, उस कण को फोटोन कहते हैं और उसमें क्या होता है, ऊर्जा होता है। उसी के सिद्धांत पर आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के विद्युत प्रवाह का सिद्धांत दिया। प्रकाश का विद्युत प्रवाह इफेक्ट। तो समझिए इस बात को। मैक्स प्लांक ने क्या बताया, मैक्स प्लांक ने बताया कि प्रकाश कण से मिलकर बना होता है और उस कण में ऊर्जा होता है, उस कण को हम लोग कहते हैं फोटोन। चेतनाक बात सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले मैक्स प्लांक ने बताया। और इसी बात के आधार पर आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का एक इफेक्ट दिया, प्रकाश का एक प्रभाव मतलब का खोज किया। उस प्रभाव कहते हैं प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव, मतलब प्रकाश से विद्युत उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग देखते हो सौर प्लेट क्या होता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, उससे विद्युत उत्पन्न होता है। यही है प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव। तो प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। किसके नियम के हिसाब से दिया, मैक्स प्लैंक के नियम से। कौन सा नियम, कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, उस कण में ऊर्जा होता है, उसी को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो ये सभी वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में भिन्न भिन्न बातें बताया। कुछ वैज्ञानिक ने सिर्फ बताया, कुछ वैज्ञानिक ने उस बात को सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमारा दीप्त और अदीप्त। तो नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में देखिए पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे दीप्त किसे कहते हैं, अदीप्त किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज और प्रकाश का माध्यम। इतनी सारे बातें भी हम लोग पढ़ेंगे जो प्रकाश का मतलब जो कि बेसिक है। कभी एग्जाम में सब क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक है, ये सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं दीप्त, ठीक है, और अदीप्त। तो कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, उसका परिभाषा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई वस्तु ऐसे होते हैं जिस वस्तु से अपने आप प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है। और कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे ये स्केच है, इस स्केच से प्रकाश नहीं निकल रहा है। ये आपका बोर्ड है, इस बोर्ड से प्रकाश नहीं निकल रहा है, लेकिन आपके आसपास में आपका सूर्य मतलब कि स्विच ऑन कीजिएगा तो लाइट जलेगा। लाइट जलने के बाद बल्ब से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो आप माचिस जलाते हो, गैस जलाते हो, तो गैस से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो जितना भी मतलब वस्तु है उसमें दो तरह का गुण होता है। एक होता है जिसमें खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, खुद का प्रकाश होता है, एक में खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो जिस वस्तु में खुद का प्रकाश होता है उस वस्तु को हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु। इस दीप्त वस्तु में खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, सूर्य में खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, और जलता हुआ बल्ब, ये नहीं कि सिर्फ बल्ब बोल दीजिए, बल्ब बोलने से नहीं हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा जलता हुआ बल्ब। बल्ब बोलने से ये साबित नहीं होता ना जल रहा है कि बुता हुआ। अगर बुझा हुआ जल है तो अदीप्त हो जाएगा। तो जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। ठीक है, तो ये सब जो है वो आपका दीप्त है। माने जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को अपने आप प्रकाश निकलता है, उस वस्तु को दीप्त वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से अपने आप प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जैसे अदीप्त वस्तु में आपका आ जाएगा लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि। ये सभी जो चीजें हैं इससे प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन ये सभी जो है इनसे प्रकाश निकलता है। जिससे प्रकाश निकलता है वो दीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु। अब एक क्वेश्चन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किस वस्तु को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, दीप्त को, अदीप्त को, दोनों को, किसी को नहीं? तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों को। दीप्त को भी देखते हैं, अदीप्त को भी देखते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि अदीप्त वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब दीप्त वस्तु का प्रकाश इस पे पड़ता है। नहीं समझे? फिर समझाते हैं। दीप्त वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आपके पास आंख होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे जलता हुआ बल्ब को देखने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपका आंख होना चाहिए। ठीक है, तो दीप्त वस्तु को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास अपना आंख होना चाहिए। लेकिन अदीप्त वस्तु को देखने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आपका आंख, दूसरा आपके पास होना चाहिए दीप्त, आपके पास नहीं आसपास होना चाहिए दीप्त वस्तु। जैसे ये स्केच है, इस स्केच को देखने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो आपका आंख, दूसरा इस पे पड़ने वाला प्रकाश। जब तक इस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा
तब तक आप इस वस्तु को नहीं देख पाइएगा, क्योंकि ये अदीप्त वस्तु है। तो अदीप्त वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक आपका आंख, दूसरा दीप्त वस्तु। तो कुल मिला के इस बात को समझिए, मेन बात यह है कि अदीप्त वस्तु को देखने के लिए दीप्त वस्तु का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन दीप्त वस्तु को देखने के लिए किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे रात में आप स्क्रीन को देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपके पास आंख है फिर भी ये दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि आसपास की आपके पास दीप्त वस्तु नहीं है। उससे स्विच को ऑन कर दीजिए, आपका बल्ब का स्विच ऑन कर दीजिए, बल्ब जलेगा। बल्ब जलने के बाद आप इस स्केच को देखिएगा तो आपको ये स्केच दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे बल्ब जल चुका है, आपके सामने में दीप्त वस्तु आ चुका है। दीप्त वस्तु के सहायता से अदीप्त वस्तु को देखा जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पे किरण। किरण क्या होता है? तो किस वस्तु से प्रकाश को बोलेंगे, किस वस्तु से प्रकाश निकलता है, दीप्त वस्तु से या अदीप्त वस्तु से? अभी तो हम जस्ट पढ़े हैं किस वस्तु से निकलता है, दीप्त वस्तु से। अदीप्त वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, तो दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है। दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर, ठीक है, किरण किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जब सीधी सरल रेखा का निर्माण करती है, ये दीप्त वस्तु से प्रकाश निकला और ये सीधी सरल रेखा का निर्माण करता है, तो इसी प्रकाश को हम लोग कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। एक बार और समझिए कि दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर, ये दीप्त वस्तु है, ये दीप्त वस्तु से प्रकाश निकला, ठीक है, तो दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर सीधी सरल रेखा का निर्माण, गमन पथ को सीधी सरल रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी सरल रेखा में सीधा गमन करता है, तो उसी प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? किरण। दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जब वो सीधी सरल रेखा में गमन करती है तो उसी को कहते हैं किरण। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है किरण पुंज। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर समझ लीजिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर एक ये आपका सिंगल है तो वो कहलाता है किरण, और बहुत सारे किरण को आप मिला दीजिएगा, बहुत सारे किरण को हम मिला देंगे, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा? किरण पुंज। क्या बन जाएगा? किरण पुंज। एक रेखा का निर्माण कर रहा है तो एक रेखा हमारा किरण है, और ऐसे ऐसे ढेर सारे किरण को मिला देंगे तो वो हमारा बन जाएगा किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, संश्रित किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। ठीक है, किरणों का वह समूह जिसमें सभी किरण आपस में क्या हो? समांतर हो, तो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे ये देख लीजिए, किरणों का ये समूह है और सभी किरण आपस में क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब ये होता है कि आप दोनों साइड इसको बढ़ाते रहिए, कितना बढ़ाइएगा तो एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे मान लीजिए एक ये रेखा है, इसको कितना भी बढ़ा लीजिए इधर, कितना भी बढ़ा लीजिए इधर, ये दोनों रेखा आपस में कभी कटेगा नहीं, तो उसे समांतर करते हैं। अगर मान लीजिए ये है, इसको समांतर बोलेंगे, तो बढ़ा के देखिए, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, तो ये देखिए यहाँ पे कट गया, तो इसको समांतर नहीं बोलेंगे। लेकिन इसको बढ़ाइए, ये आपका नहीं कटेगा, तो इसको समांतर करते हैं। तो यहाँ पे जब इस प्रकार का किरणों का वह समूह जो आपस में समांतर हो, तो वैसे समूह को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, संश्रित किरण पुंज। किरणों का वह समूह जो आगे जाकर एक बिंदु पर मिल जाता हो। जैसे यहाँ से किरण गया, ये देखिए आगे जाके मिल गया, उसे क्या कहते हैं? संश्रित किरण पुंज। किरणों का वह समूह जो आगे जाके एक जगह पर मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? संश्रित किरण पुंज। जैसे टॉर्च चला है, मोबाइल का टॉर्च नहीं, अब ये टॉर्च जो ओरिजिनल टॉर्च होता है, मतलब ये सेल वाला टॉर्च, उसको जब जलाइएगा तो आपका प्रकाश निकलेगा और एक बिंदु पर जाके वो आपको दिखने लगेगा, एक ही जगह पर जाके वो दिखेगा, मैंने एक जगह पर जाके मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संश्रित किरण पुंज। नेक्स्ट हमारा है अपसरित। किरणों का वह समूह जो आगे जाके फैल जाता हो, निकलता है यहीं से लेकिन आगे जाके फैल जाता हो, ये देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसरित किरण पुंज। तो एक जगह पर मिल जाता हो उसे कहेंगे संश्रित किरण पुंज, आगे जाके फैल जाता हो अपसरित किरण पुंज, समांतर रहता हो, आपस में समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जैसे फ्लैश, मोबाइल जलाते हो
तो मोबाइल जब जलाते होंगे तो जैसे वहां दूर रखिएगा तो वह चारों बगल फैल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसरित। मैंने एक जगह से निकला आगे जाके फैल गया तो उसे कहते हैं अपसरित। संसरित, एक जगह कई जगह मतलब निकला और आगे जाके एक जगह पर मिल गया तो उसे कहते हैं संसरित। उसके बाद निकला और जिस जैसे निकला समांतर ही जा रहा है, आपस में समांतर हो, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो ये आपका था किरण पुंज। नेक्स्ट हमारा है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम, तो प्रकाशीय माध्यम सबसे पहले समझ लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, समझाएंगे। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उस माध्यम को प्रकाश का माध्यम कहते हैं। तो पहले तो उसमें एक प्रकाश के गुण में आपको लिखाए थे, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो ठोस में भी गमन करता है, द्रव में भी, गैस में भी, निर्वात में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश से माध्यम, मैंने जिस माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो देखेंगे किस किस माध्यम में प्रकाश सभी माध्यम में गमन करता है, तो सभी क्या कहलाएगा? प्रकाश का माध्यम। तो प्रकाश जिस माध्यम में गमन, अगर पूछेगा प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उस माध्यम को प्रकाश का माध्यम कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो प्रकाश माध्यम के हिसाब से प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पारदर्शी या पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, तीसरा अल्प पारदर्शक। ठीक है, तो पारदर्शक क्या होता है? जिस पदार्थ से या जिस वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शक। जैसे हवा है, हवा में यहाँ से हम फ्लैश, मान लीजिए मोबाइल जलाते हैं तो रोशनी आगे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ मान लीजिए हम टॉर्च जलाए और रोशनी यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रोशनी यहाँ से यहाँ तक गया है, प्रकाश यहाँ से यहाँ तक गया है। अगर प्रकाश यहाँ से यहाँ तक गया है तो इसके बीच में क्या था? इसके बीच में हवा था। यहाँ ये दोनों जगह है तो इसके बीच में क्या है? ये हवा है। तो हवा में प्रकाश यहाँ था, प्रकाश यहाँ चला है लेकिन यहाँ पहुंच गया, तो मतलब प्रकाश हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया, तो पूरा चला गया, मैंने उसको कोई रोकने वाला नहीं मिला, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो उसे पूरा का पूरा पार कर जाता है, उसे कहते हैं पारदर्शक। क्या कहते हैं? पारदर्शक। एक होता है अपारदर्शक। ठीक है, अपारदर्शक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर के इस बगल आप टॉर्च जलाइएगा, ठीक है, या लाइट जलाइएगा, तो इस बगल आपको दिखाई पड़ेगा, इस साइड, तो आप बोलिएगा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो पूरा कोई भी प्रकाश, थोड़ा सा भी प्रकाश, जिस वस्तु से थोड़ा सा भी प्रकाश पार नहीं निकल पाता है उस वस्तु को कहते हैं अपारदर्शक। पारदर्शक में क्या था? पारदर्शक में आपका हो जाएगा हवा, कांच, पानी, etc। ये आपका पारदर्शक है। पानी इसलिए कि पानी में कभी मान लीजिए आप एक बाल्टी पानी भरते हैं, ठीक है, और बाल्टी में आप एक सिक्का गिरा दीजिए, सिक्का गिराने के बाद उसको देखिए, सिक्का दिखाई पड़ता है, सिक्का दिखाई पड़ा, इसका मतलब क्या है? प्रकाश पहले पानी पर पड़ा, पानी से फिर अंदर गया, तो अंदर के चीज को आप देख लिए, तो इसका मतलब प्रकाश पानी के अंदर चला गया है, तो पानी के अंदर गया तो कौन सी कहलाएगा? पारदर्शक। मैंने जिससे होकर प्रकाश गमन कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक। नेक्स्ट अपारदर्शक, जिससे होकर प्रकाश गमन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक। जैसे आपका आ जाएगा पत्थर, पत्थर में प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे कहते हैं पत्थर। नेक्स्ट लोहा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ईंट, etc। इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं करता है, तो इसलिए इसे कहते हैं अपारदर्शक। ठीक है, नेक्स्ट अल्पपारदर्शक। अल्पपारदर्शक क्या होता है कि कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में गमन करता है, कुछ मात्रा में गमन नहीं कर पाता है। मैंने मान लीजिए अगर प्रकाश जा रहा है तो कुछ प्रतिशत गमन कर गया, कुछ भाग गमन नहीं किया, तो ऐसे वस्तु को कहते हैं अल्पपारदर्शक। जैसे आपका मतलब तेल से घिसा हुआ पेज, एक पेज ले लीजिए, उसमें तेल अगर गिरा हुआ रहता है, उसमें प्रकाश जब जलाइएगा तो कुछ भाग आपका इधर दिखाई निकल जाता है लेकिन कुछ भाग इधर बच जाता है। घिसा हुआ कांच, कांच है, कांच को घिस दीजिए, कांच को घिस देने के बाद कुछ प्रकाश बाहर निकलता है, कुछ प्रकाश लौट जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रकाश बाहर निकला, कुछ लौट गया, तो उसे क्या कहेंगे? अल्पपारदर्शक। तीनों को एक बार पूरा समझ लीजिए। वह वस्तु जिससे प्रकाश पूरा गमन कर जाता है वैसे वस्तु को क्या कहते हैं? पारदर्शक। वह वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा सा भी गमन नहीं करता है उसे कहते हैं अपारदर्शक। नेक्स्ट, वह वस्तु जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में पार करता है, कुछ मात्रा में पार नहीं करता है, वैसे वस्तु को कहते हैं अल्पपारदर्शक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है,
मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिएगा। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो इसको बढ़िया से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए। मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लकड़ी का टुकड़ा जमीन पे रखा हुआ है, ऊपर क्या है? हवा है, ये हवा है, यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका ऊपर में क्या है? हवा है। अभी क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और इस लकड़ी से टकराया और लकड़ी से टकराकर ये ऐसे लौट गया, ठीक है। अभी देखिए ये कहाँ से, ये प्रकाश की किरण कहाँ से आया? हवा से, लकड़ी में टकराया, पुनः कहाँ चला गया? हवा में चला गया। तो यही चीज है प्रकाश का परावर्तन। इसको जो परिभाषा बोले थे उसको एक बार भी बोलते हैं, समझ में आ जाएगा। जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, ये देखिए किसी माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, तो जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है तो दूसरे माध्यम से, देखिए ये अभी हवा था, अब यहाँ पे क्या आ गया? लकड़ी। ये पहले गैस के माध्यम है, ये ठोस हो गया। तो जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है तो दूसरे माध्यम की सतह से, तो ये दूसरा माध्यम था, उसके सतह से टकराने के बाद, उसके सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, किस माध्यम से आया था? तब बोलोगे हवा से आया था, तो किस माध्यम में गया? हवा में ही गया, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और बोलते हैं, समझिए। जब प्रकाश की किरण माने एक सिंगल, जब प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से आती है और वह दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी दूसरे माध्यम के परावर्तन सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन होते हैं। एक नियमित परावर्तन होते हैं, ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, उसको समझते हैं। जब प्रकाश की किरण आया, देखिए कई सारे प्रकाश की किरण यहाँ पे आया, यहाँ आया, ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है। अब देखिए आने वाला जो प्रकाश की किरण है वो आपस में समांतर था, जाने वाला जो प्रकाश की किरण है वो भी आपस में समांतर है। तो ऐसे मतलब परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन, माने एक निश्चित नियम के साथ परावर्तन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। नेक्स्ट देखिए अनियमित परावर्तन क्या होता है, ये देखिए। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आया, आने वाला प्रकाश की किरण कैसा था, समांतर। जाने वाला प्रकाश की किरण देखिए तो समांतर है, अब बोलिएगा नहीं है। ऐसे परावर्तन को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। अब देखिए ये ऐसा फिगर क्यों बन गया, ये ऐसा फिगर क्यों बन गया? जब परावर्तक सतह समतल हो, जब परावर्तक सतह समतल हो और चिकना हो, तो उस समय जो होता है नियमित परावर्तन होता है। और जब परावर्तक सतह खुदरा हो, ठीक है, चिकना नहीं हो, खुदरा हो, तो वैसे जगह पर अनियमित परावर्तन होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा नियमित परावर्तन में परावर्तक सतह कैसा होता है, तो ऑप्शन रहेगा चिकना, आपका खुदरा, दोनों कोई नहीं, तो क्या बोलिएगा? चिकना। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि आपका अनियमित परावर्तन का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अनियमित परावर्तन का परावर्तक सतह जो होता है ये देखिए खुदरा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन समझ गए, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नेक्स्ट जो हमारा इंपोर्टेंट बात है वो होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब दोनों नियम को समझिए। दोनों नियम में पहला नियम यह है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है या एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम था। तो ये समझिए क्या होता है, आने वाली किरण को आपतित किरण, क्या क्या चीज होता है समझिए। ये आपका सतह था। सबसे पहले प्रकाश जो आती है तो प्रकाश, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, टकरा के पुनः लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, तथा बीच में एक ऐसे करके डालते हैं लंब, इस लंब को कहते हैं अभिलंब। ठीक है, बीच में एक अभिलंब डालते हैं और तीनों जो मिलता है, तीनों का ये देखिए पॉइंट एक ही होता है। यही आपका पहला नियम है। आपतित किरण, ये देखिए आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण टकरा के जाने वाली किरण, ये आपका परावर्तित किरण, तथा बीच में डाला गया अभिलंब, ये आपका अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होता है। तो ये देखिए तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण की मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कि आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं उसको समझिए। आपतित किरण, ये वाला जो किरण है ये आपतित किरण, तथा अभिलंब, ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में यहाँ जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और देखिए ये आपका परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। और इसके नियम के हिसाब से इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होता है। माने आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना, ये जो घटना हुआ है प्रकाश की परावर्तन की घटना है। प्रकाश क्वेश्चन रहेगा कि क्या प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का माध्यम में बदलाव होता है? तो देखिए, तो प्रकाश के माध्यम में बदलाव हुआ है। प्रकाश की किरण यहाँ से हवा से आया, हवा में ही चला गया, माने उस जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में चला गया। तो प्रकाश के माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में उसके माध्यम में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर यह था आपका प्रकाश का परावर्तन। तो इसको पूरे बात को एक बार और फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, दूसरे माध्यम के परावर्तक सतह, दूसरे माध्यम का ये सतह है, दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। वैसा परावर्तन जो निश्चित नियम के साथ परावर्तित होता है उसे मतलब नियमित परावर्तन कहते हैं। अनिश्चित नियम के साथ होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के लिए सतह जो होना चाहिए, परावर्तक सतह, वो चिकना होना चाहिए, और अनियमित परावर्तन के लिए सतह जो होना चाहिए वो खुरदरा होना चाहिए। नेक्स्ट समझिए आपतन कोण का। नेक्स्ट हमारा है, इसमें आता है आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है परावर्तित किरण। टकरा के पुनः लौटने वाली किरण को, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दो नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे रहेगा, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण, नेक्स्ट हमारा दर्पण भी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।